So relative refractive index, relative refractive index। तो बच्चों रिलेटिव के बारे में पढ़ेंगे। हमने एब्सोल्यूट तो पढ़ लिया, एब्सोल्यूट मतलब खुद की, इंडिपेंडेंट। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिलेटिव। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन किस में बच्चों? फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये बच्चों रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत किसी को? तो देखेंगे बच्चों, n इक्वल टू v1 अपॉन v2, n इक्वल टू v1 अपॉन v2। बट हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इक्वल टू c अपॉन v, n इक्वल टू c अपॉन v। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? n इक्वल टू c अपॉन v, n इक्वल टू c अपॉन, तो v इक्वल टू क्या हो गया? c अपॉन, अब v1 के लिए c अपॉन n1 और v2 के लिए c अपॉन, उठा के पुट कीजिए बच्चों यहाँ पे, तो v1 की जगह c अपॉन, v2 की जगह c अपॉन n2। c से n2 कहाँ गया? ऊपर, और n1 कहाँ रह गया? इसको लिखेंगे कैसे फिर? 1n2, 1n2 फॉर्मूला क्या होता है? n2 अपॉन, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और ड्राइव करके हमने देखा कि ये रेशियो आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसकी बच्चों? सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके बच्चों, तो अब आगे नया टॉपिक है। तो बच्चों अब देखेंगे जरा ध्यान से, हमारा फॉर्मूला क्या आया? 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द, किस किस का रेशियो हो गया? डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट ही तो है n1 और n2, ये एब्सोल्यूट का रेशियो हो गया। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू एब्सोल्यूट its value greater than, less than और equal to 1। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेस देन भी, और इक्वल टू 1, यानी जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी बराबर भी हो सकती है, 1n2 ग्रेटर भी हो सकती है, और 1n2 लेस देन भी हो सकती है। अब इसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपको दिया है ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो लिखोगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, ये रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरा तरीका ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे AN और ऊपर क्या लिख देते हैं? ANG। तो इसका भी मतलब क्या है? NG अपॉन NA, या ऐसे भी लिख देते हैं A और ये G। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, बस तरीका अलग है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो बच्चों अब नया नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ किसके बच्चों? रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सबको पता है, सबको पता है, चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्रैक्टिव रे हो, और चाहे नॉर्मल हो, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एंड नॉर्मल all lie
ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, हेलीकॉप्टर नहीं, प्लेन का मतलब है सरफेस, सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत बच्चों? अगर कोई भी रे आ रही है, ये आ रही है बच्चों, ये कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे। डेविएट हुई, ये कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड। कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड। कौन सी हो गई बच्चों? ये कौन सी थी? इंसिडेंट। और ये कौन सी है? और ये जो खींची है डॉटेड वाली, ये कौन सी है? नॉर्मल। कौन सी है? सब किस पे लाई करती हैं? सेम प्लेन पे। किस पे लाई करती हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहां से सारी रे डेविएट होती है या पास होती है, जहां से सारी रे डेविएट होती है या उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट द रेशियो ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना बच्चों इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका स्टेटमेंट भी एक आध मार्क्स में पूछ लेता है या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड। द रेशियो ऑफ साइन आई, साइन एंगल है ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन थीटा वाला, साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। इज ऑलवेज क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। जो रेशियो होता है साइन आई का किसके साथ? साइन आर के साथ, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उस लॉ को क्या बोलते हैं? एंड दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ। जो रेशियो होता है साइन आई का किसके साथ? साइन आर के साथ, हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं? और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स, वो घोंगे वाला नहीं, ये स्नेल साइंटिस्ट का नाम है, स्नेल्स लॉ। तो फॉर्मूला देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे? म्यू से, और इस लॉ को ही हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ। अब इसके बाद फिर एक नया टॉपिक, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, तो नया टॉपिक है, बहुत तूफानी और शानदार टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है भैया। ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन किससे पढ़ेंगे बच्चों? ग्लास स्लैब। आपने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन अब डेरिवेशन करेंगे इसका। तो बच्चों देखिएगा, हमने क्या बनाया? एक ग्लास स्लैब। क्या बनाया बच्चों? एक इंसिडेंट रे आई, बोलो भाई, बोलते नहीं हो भाई। ओके, ये हमने क्या बनाई? नॉर्मल। क्या बनाई? नॉर्मल। ये रिफ्रैक्ट हुई, बोलो हुई। ये भी हमने क्या बनाई? इसकी नॉर्मल। और ये रे बाहर निकली, बोलो निकली। तो ये कौन सी थी? इमर्जेंट। कौन सी थी? ये थी रिफ्रैक्टेड। बच्चों ध्यान से देखना काइंडली, हम अलग अलग कलर से इसमें लेबलिंग करते हैं। तो चलिए देखिएगा, इस रे का नाम क्या दिया? ए, और ये बी। ये क्या हो गई? सी, और ये क्या हो गई? डी। अब आपको मालूम है जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, वो एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ, और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है वो कौन सा होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो बाहर निकलती हुई रे बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको हमने प्रोड्यूस करना है आगे, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया हमने आगे पैरेलल किसके? इमर्जेंट रे के। पैरेलल किसके? इमर्जेंट रे के। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड
इंसिडेंट रे प्रोड्यूस एंड इमर्जेंट रे एंड उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिफाइन करते हैं इसको पहले। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसको हमने मान लिया x। क्या मान लिया बच्चों? x। तो ये जो x वाली डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाली, ये परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे को जब हम क्या कर देते हैं? आगे बढ़ा देते हैं, और इमर्जेंट रे के साथ तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किस किस के? इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड। इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड। प्रोड्यूस फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ। प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे इज कॉल्ड क्या बच्चों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? मिस्टर दिव्यांश, क्या आप बताना चाहोगे? व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की? प्रोड्यूस एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, तो मैं इस नॉर्मल को, ये वाली जो नॉर्मल है, थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, वहां वो लाइन को कट कर रही थी। ये वाला एंगल कौन बताएगा मुझे? ये वाला, ये मैंने जो डॉटेड किया है, ये कौन बताएगा? तो सबसे पहले आपने एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। ये नॉर्मल है हमारी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये वाला एंगल पूरा इसके बराबर होता है या नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आई किसके बराबर होना चाहिए? ये वाला प्लस, अगर मैं ये वाला ए मान लूं, क्या मान लूं? तो आई बराबर होगा किसके? आर प्लस ए के। आर प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई माइनस आर। आई माइनस, तो ये हमारी वैल्यू आ गई आई माइनस आर। कोई दिक्कत बच्चों? अब इस समय हमें ड्राइव करनी है कंडीशन कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो प्लीज आप लोग एक अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए और साथ में ड्राइव कीजिए। तो हमने इसमें स्लैब का नाम दिया PQRS और उसकी थिकनेस कितनी ले ली हमने? T। कितनी ले ली बच्चों? तो हमारा ये वाला एंगल निकल आया। अब इसमें मैं आपको पहले क्लेरिफाई कर दूं कि AB हमारी कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे होती है? ओके। एंगल I क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत बच्चों? एंगल R क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसमें BC कौन सी रे है हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद एंगल I माइनस R को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद CD कौन सी रे होती है? इमर्जेंट रे। कौन सी रे होती है बच्चों? इमर्जेंट रे। और जो एंगल E है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बच्चा लोग अब इसके बाद ड्राइव करते हैं इस इक्वेशन को कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्राइंगल लेना BLC। BLC कौन सा लेना है बच्चों? BLC। और आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? और ये वाली BC कौन सी हो गई? हाइपोटेनियस। कौन सी हो गई बच्चों? हाइपोटेनियस। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे? BLC। तो इन ट्राइंगल बच्चों, इन ट्राइंगल BLC अब हमें लगाना साइन थीटा। क्या लगाना है? क्यों लगाना? क्योंकि हमें ये चाहिए और ये चाहिए। क्या चाहिए बेटा? अब एक चीज बताइए बेटा, LC की वैल्यू आप निकाल सकते हो? LC की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो आप क्या लेके चलना? थिकनेस वाली साइड, BL वाली साइड। कौन सी ले लोगे? क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन होती है, कितनी होती है? T। कितनी होती है? तो हम क्या करेंगे, इसमें ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, कॉमन आ जाएगा उस ट्राइंगल के साथ। तो हमने क्या लेना है? cos थीटा। क्या लेना है? cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BL अपॉन BC। BL अपॉन
BC। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? अब BL की वैल्यू कितनी है? तो BC इक्वल टू cos R कितनी है बेटा? T अपॉन कितना हो गया? cos R। BL की वैल्यू T थी, BC हम ऊपर लेके गए, cos R हम नीचे लाए। इक्वेशन हमारी ये हो गई फर्स्ट। क्या हो गई बच्चों? अब दूसरी इक्वेशन कहां से बना है? तो ट्राइंगल लेना BMC। कौन सा लेंगे? BMC। अब इसमें देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? X की। किसकी निकालनी थी? तो X की वैल्यू निकालनी, कॉमन साइड क्या मिल जाएगी हमें? BC। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड फॉर्मूला किसका होता है? साइन का। किसका होता है? तो ट्राइंगल हम कौन सा लें? इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चों? BMC। BMC ले लिया, बताओ। तो साइन, अब इसका थीटा कितना है बच्चों? I माइनस R। कितना है? I माइनस R। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी X अपॉन BC। X अपॉन कितना बच्चों? कोई दिक्कत? तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? X अपॉन साइन I माइनस R। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो x अपॉन साइन I माइनस R बराबर आ जाएगा T अपॉन cos R। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? T अपॉन cos R इनटू में क्या पहुंच जाएगा? साइन I माइनस R। और यही किसका फॉर्मूला होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसका फॉर्मूला होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों? T अपॉन cos R साइन I माइनस R। राइट? ओके। अब इसके बाद एक दो पॉइंट्स इससे रिलेटेड और है, तो मैं डायग्राम रफ करना चाहूंगा उससे पहले। तो प्लीज देखिएगा आप लोग कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? इट स्टार पॉइंट है बेटा। इट डिपेंड्स अपॉन द एक तो थिकनेस पे करता है ग्लास स्लैब की, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंड दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ये बच्चों किस पे डिपेंड करता है? एक तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। और ये बेटा मैक्सिमम होता है, ध्यान से देखिएगा, इट इज मैक्सिमम। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है बच्चों। इट इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड इक्वल टू किसके बच्चों? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब when angle of incidence is 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। इसका मतलब अगर एंगल I की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं तो x किसके बराबर हो जाना चाहिए? t के। किसके बराबर हो जाना चाहिए? चलिए पुट करते हैं। तो x इक्वल टू t अपॉन cos r इंटू साइन I की जगह क्या पुट कर दिया? 90 माइनस r। और बच्चों आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला ये पढ़ा होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos r से तो x किसके बराबर आ जाता है? t के। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये मैक्सिमम कब होता है? ग्लास स्लैब की थिकनेस के बराबर कब हो जाता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाता है हमारा? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो प्लीज कीजिएगा इसको।